1725 9 सकारा इसमेरो। प्रतिभागियों को पहले पहाड़ के आकार के इमोर्टल पैलेस से अच्छी सीख मिल चुकी थी। इस बार वे सभी अगले छोटे पैलेस के बाहर पहुंच गए और सावधानीपूर्वक उस बैरियर की जांच की। संक्षिप्त जांच के बाद उन्होंने पाया कि यहां पूर्णता की आवश्यकता 45% थी। सभी डर के मारे कांप उठे। उन्हें लगा था कि तीसरे स्तर के शुभ अवसर पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर हैं, लेकिन अब उन्होंने देखा कि इस दुनिया में कोई मुफ्त भोजन नहीं है। बेकाबू और हताश होकर उन्होंने अपनी मांगें कम की और एक और भी छोटे इमोर्टल पैलेस की ओर गए, जो किसी मानव के राजमहल के आकार का था। हालांकि उनके मन में पहले से ही एक बुरी चेतावनी थी, परिणाम फिर भी उन्हें कष्टदायक लगा। इस पैलेस के लिए आवश्यक पूर्णता अभी भी लगभग 40% थी। वे फिर भी प्रवेश नहीं कर सके। अब केवल छोटे घर के आकार के इमोर्टल पैलेस ही बचे थे। ये सबसे छोटे इमोर्टल पैलेस छोटी झोपड़ियों जैसे प्रतीत होते थे। इन्हें देखकर किसी को भी नियमों का बहुत ही हल्का ऑरा महसूस होता। हालांकि ये स्पष्ट रूप से सबसे कमजोर इमोर्टल पैलेस थे, उन्हें केवल इन्हीं का चयन करना था। संक्षिप्त जांच के बाद इन छोटे पैलेसों के लिए पूर्णता की आवश्यकताएं लगभग 30% थीं। उनके ऑरा की शक्ति के अनुसार पूर्णता प्रतिशत में 3 से 5% का अंतर हो सकता था। इन लोगों के लिए, जिन्होंने अभी अभी गेट ऑफ रूल्स पार किया था, ये बिल्कुल सही था। इस निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाली वास्तविकता को जानने के बाद कई लोगों के चेहरे जमे हुए बैंगन जैसे हो गए। उनके पहले से ही ऊंची महत्वाकांक्षाएं और विचार सब कुछ नष्ट हो गए। वे मूलतः सोच रहे थे कि उन्होंने गेट ऑफ रूल्स को पूरी तरह पार कर लिया है और इसलिए उनका मन प्रसन्न था। लेकिन तीसरे स्तर पर पहुंचकर और इनाम चुनते समय उन्होंने महसूस किया कि वे असुरा रोड मास्टर की दृष्टि में केवल कचरे के समान थे। वे इमोर्टल पैलेस, जो छोटे तिनके के झोपड़ी जैसे दिखते थे, क्या इससे भी कुछ और बुरा हो सकता था? सिर्फ संख्या की दृष्टि से देखें तो इन छोटे छोटे इमोर्टल पैलेस रेगिस्तान के रेत के अनगिनत दानों जितने थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इन छोटे इमोर्टल पैलेस में उच्च मूल्य की कोई वस्तु नहीं मिलेगी। तुलना करें सबसे बड़े इमोर्टल पैलेस से, जो एक छोटे ग्रह के आकार का था और वही एकमात्र था, तो अंतर अत्यंत ही विशाल और असमान प्रतीत होता था। हालांकि संभावना ये थी कि कोई भी सबसे बड़े इमोर्टल पैलेस में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगा, और पर्वत के आकार वाले थोड़े छोटे इमोर्टल पैलेस में शायद केवल कोई असाधारण टैलेंट जैसे सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन ही प्रवेश कर सकती थी, जो अपनी पीढ़ी में अद्वितीय और अत्यंत प्रभावशाली थी। इस सोच के साथ सभी को थोड़ी राहत और संतोष का अनुभव हुआ। सभी ने अपनी पहुंच के भीतर के इमोर्टल पैलेस का चयन करना शुरू किया और उसमें उड़ चले। कोई भी हो, तीसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद केवल एक ही अवसर मिलता था कि वे किसी इमोर्टल पैलेस का चयन कर सकें। यह अवसर केवल एक बार मिलता था और दोबारा नहीं। तीसरे स्तर में प्रवेश करने वाले पहले समूह के परीक्षण फाइटिंग मास्टरों ने जैसे ही अपना इनाम चुनना शुरू किया, वीर अभी भी गेट ऑफ रूल्स के भीतर एक कठिन और भीषण लड़ाई में उलझा हुआ था। असीम बर्फीली और श्वेत हवा में 30 फुट से भी अधिक ऊंचाई वाला एक विशालकाय प्राणी खड़ा था, जिसका पूरा शरीर बर्फ और हिम से बने कवच में ढका हुआ था। जैसे ही वह चलता, जमीन पर पत्थर फटते और उसके हाथों के नाखून प्रत्येक 5 फुट लंबे तलवार जैसे दिखते, जो सबसे कठिन सील्ड को भी चीर सकते थे। इस समय यह हिम मॉन्स्टर वीर पर प्रहार कर रहा था। ये तलवार जैसे बर्फ और हिम के नाखून स्पेस को चीरते हुए हवा को जमा देते और दृश्य बर्फीली धाराएं उत्पन्न करते। इस बर्फीली ठंड की तीव्रता तेज किनारों पर केंद्रित थी, जैसे वे हर वार के साथ वीर के शरीर को चुनौती दे रहे हों। वीर का मन ठंडा और सचेत हो गया। तुरंत उसके हाथ में लंबा भाला हजारों बार तेजी से आगे बढ़ा। हर भाले का वार स्पेस को फाड़ने और विशाल स्पेस स्टॉर्म उठाने के लिए पर्याप्त था। इस हमले की ताकत और वेग अत्यंत भयंकर और अंतहीन प्रतीत हो रहे थे। साथ ही पावर लाइक गॉड ट्री की शक्ति पीछे से फूटी और तेजी से बढ़ने लगी। हर पत्ती 7वें स्तर के कॉन्सेप्ट की शक्ति वाली हेवनली ट्राइब्यूलेशन फायर की लपट से जल रही थी, जिससे पूरे भाले में प्रचंड और भयंकर शक्ति का संचार हुआ। वूश वूश वूश, दर्जनों हेवनली ट्रिब्यूलेशन फ्लेम्स लंबे भाले के बिंदु पर केंद्रित हुईं, जिससे भाले का पूरा सिर अचानक प्रचंड और प्रज्वलित ज्वाला में जल उठा। धड़ाम, भाला जम चुकी हवा और विशालकाय हिम दैत्य की नाखूनी तलवार से टकराया। एक निर्मम और भयंकर झटका फैल गया, जिससे तरंगे चारों दिशाओं में फैल गईं। इसके परिणामस्वरूप जमीन में भयानक खाइयां उभर आईं और शक्तिशाली झटके की लहरें चारों ओर दौड़ गईं। वीर को कई कदम पीछे हटना पड़ा। हिम मॉन्स्टर को लगातार पीछे धकेले जाने पर उसका पूरा शरीर हिल रहा था और प्रत्येक कदम के साथ जमीन पर गहरी छाप छोड़ रहा था। हर बार जब हिम मॉन्स्टर एक कदम पीछे हटता, जमीन में एक विशालकाय गहरी छाप छोड़ देता। कितना शक्तिशाली है! वीर चकित और स्तब्ध रह गया। इस हिम मॉन्स्टर की फिजिकल पावर उसकी अपनी शक्ति से बिल्कुल कम नहीं थी। गेट ऑफ रूल्स की यह असुरा स्तर की कठिनाई सचमुच अपने नाम और प्रतिष्ठा के योग्य साबित हो रहा था।
ये वास्तव में ऐसा अद्भुत और भयंकर राक्षस उत्पन्न करने में सक्षम थी जो किसी भी सामान्य योद्धा के लिए असंभव प्रतीत होता। जैसे ही वीर ने इस हिम मॉन्स्टर को पीछे धकेला, उसके शरीर पर बर्फ का कवच कई स्थानों पर फट गया और उसके मुंह के कोनों से मलाई जैसा गाढ़ा सफ़ेद तरल बहने लगा। जैसे ही यह अद्भुत तरल प्रकट हुआ, हवा में एक अजीब, रहस्यमयी और अत्यंत मनोहर सुगंध फैल गई। लगता है ये नाइन सकार आइस मैरो है। वीर ने धीरे धीरे दशकों तक एल्केमी का अध्ययन किया था और उसे उन दुर्लभ पदार्थों के बारे में थोड़ी जानकारी थी जो रहस्यमयी क्षेत्रों से आते थे। जैसे ही उसने हवा को सूंघा, उसने महसूस किया कि हिम मॉन्स्टर के होंठों से बहने वाला तरल नाइन सकार आइस मैरो था, जो अत्यंत मूल्यवान एल्केमी सामग्री थी। क्या ये हिम मॉन्स्टर नाइन सकार आइस मैरो से बना था? वीर के विचार समाप्त होने से पहले ही हिम मॉन्स्टर एक जंगली जानवर की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसकी राख जैसी सफ़ेद भूरी त्वचा पर बर्फ जैसे सफ़ेद प्रतीक उभरने लगे, जैसे बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे उसके शरीर पर गिर रहे हों। हर प्रतीक चमक रहा था, बर्फ और हिम की शक्ति का विस्फोट कर रहा था, जिससे दिल धड़कने लगा। हिम मॉन्स्टर बार बार जमीन पर मुक्का मार रहा था। हर प्रहार के साथ उसके शरीर पर बर्फीले प्रतीक जमीन में जड़ें डालते जैसे फैल रहे थे, ठंडी धरती में फैलते हुए लगातार बढ़ रहे थे। जैसे ही वीर ने यह महसूस किया कि क्या हो रहा है, उसके पैरों के नीचे हलचल हुई। एक विशाल बर्फ का नुकीला शिखर जमीन से टूटकर वीर की ओर बढ़ा। वीर आश्चर्यचकित हुआ। उसने खुद को पलटते हुए आसानी से इस बर्फीले शिखर से बच निकला। फूश फूश फूश, जमीन से कई घने बर्फीले शिखर निकले, हवा में तैरते हुए और वीर का पीछा करते हुए जैसे वे अनगिनत हाथों द्वारा नियंत्रित हों। हर बर्फीला नुकीला शिखर चमकते बर्फीले प्रतीकों से ढका हुआ था। ये बर्फीले शिखर सभी आसपास के स्थान को अवरुद्ध कर रहे थे, वीर को बचने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। इतने सारे बर्फीले शिखरों को पीछा करते देखकर वीर ने दांत पीसे और ग्रैंड मिस्ट स्पेस उसके शरीर से फूट पड़ा। तारों के समान भारी ग्रैंड मिस्ट एनर्जी सब पर हावी हो गई। काका का काका का काका का, ग्रैंड मिस्ट स्पेस में भारी संख्या में बर्फीले शिखर फट गए। फिर भी टूटे हुए बर्फीले शिखर वीर के शरीर में धकेल दिए गए। रक्त हवा में बिखर गया। ये युद्ध असाधारण रूप से क्रूर था। जैसे ही हिम मॉन्स्टर ने देखा कि वीर घायल हुआ है, उसकी आंखों में एक बर्फीली रोशनी चमकी। वह आगे बढ़ा, वीर को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करता हुआ। लेकिन उसी समय उसका शरीर सुन्न हो गया। वह अपनी छाती की ओर अविश्वास से देखने लगा। उसकी छाती पर, जहां वीर के आखिरी भाले के वार ने बर्फ के मजबूत कवच में दरार पैदा की थी, वहां एक विशाल घाव था। एक काले वस्त्रधारी फाइटिंग मास्टर ने छुपकर उस पर हमला किया और उसकी छाती में भाला भोंक दिया। काका का काका का काका का, अनगिनत बर्फ के टुकड़े चकनाचूर हो गए। काले वस्त्रधारी फाइटिंग मास्टर का भाला अजेय था। अरबों कोल की शक्ति आगे बढ़ रही थी, उस असंभव कठोर बर्फीले कवच को फाड़ते हुए पूरी तरह से पीछे तक प्रवेश कर रही थी। रॉर, हिम मॉन्स्टर करुणापूर्ण चीख में बोला। उसका विशाल शरीर हवा में कांप रहा था। जिसने उस पर छुपकर हमला किया, वह काले वस्त्रधारी फाइटिंग मास्टर था, जो वीर के समान ही दिखता था। ये वीर का अवतार एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन था। इस रहस्यमय क्षेत्र के नियमों के अनुसार कोई बाहरी वस्तु प्रयोग नहीं कर सकता था, लेकिन यह एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन इन वस्तुओं में नहीं गिना जाता था और इसे वीर की प्राकृतिक फाइटिंग पावर का हिस्सा माना जाता था, जिससे वह इसे इच्छानुसार बुला सकता था। अभी से पहले के क्षणों में, जबकि वीर का असली रूप हिम मॉन्स्टर पर हमला कर रहा था, एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन इंतजार में था, हिम मॉन्स्टर के कमजोर बिंदु पर वार करने और उसे एक ही प्रहार में धराशायी करने के लिए तैयार। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, बर्फ के टुकड़े जमीन पर गिर गए। हिम मॉन्स्टर के शरीर के विखंडित होने से आइस रूल्स की समृद्ध ऊर्जा बहने लगी। लेकिन वीर ने आइस रूल्स की कोई समझ प्राप्त नहीं की थी। चाहे उसने इसे समझने की कोशिश की, वह फिर भी कोई अच्छा लाभ नहीं प्राप्त कर पाता। वीर इन आइस रूल्स में कोई रुचि नहीं रखता था। उसने बिखरे हुए बर्फ के टुकड़ों के ढेर की ओर देखा और अपना हाथ बढ़ाया। एक लहर की तरह उसने स्पेस को पकड़ते हुए एक भारी दूध जैसे सफ़ेद तरल को थामा, जैसे ये 10,000 साल पुरानी दिव्य चट्टान से पृथक किया गया अमृत। फिर बिना किसी देरी के वीर ने इसे पूरी तरह निगल लिया। ये वही नाइन सकार आइस मैरो था जो इस बर्फीले मॉन्स्टर के भीतर समाहित था। इसे इस तरह निगलना होली रिसोर्सेस की बर्बादी कहा जा सकता था। यदि इसे अल्केमी में प्रयोग किया जाता तो परिणाम कहीं अधिक प्रभावशाली होते। लेकिन वीर के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अपनी शक्ति को जल्दी से बहाल करना था और आराम करने का समय बिल्कुल नहीं था। ऐसी स्थिति में वह निश्चित रूप से इस नाइन सकार आइस मैरो को छोड़ने वाला नहीं था। इसी समय एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ, जिस सिल्वरी दरवाजे में वीर अभी अंदर गया था, वह धीरे धीरे मंद पड़ने लगा और धुंधला होकर गायब हो गया। जब वीर ने पलकों को झपकाया, वह फिर से प्राचीन महाद्वीप पर लौट आया। उसके सामने अनगिनत संख्या में सुनहरे दरवाजे फिर से खड़े थे।
केवल कुछ ही क्षणों में एक चरमराती हुई ध्वनि के साथ एक और दरवाज़ा सिल्वरी रंग का हो गया और उसके सामने गड़गड़ाहट के साथ खुलने लगा। इस दरवाजे के प्रवेश द्वार के पार एक पूरी तरह अलग दुनिया प्रकट हुई। यहाँ हरे पेड़ आकाश की ओर उग रहे थे, जीवंत और भरपूर जीवन शक्ति से भरे हुए। लेकिन इस जीवंतता के भीतर एक क्रूर किलिंग इंटेंट भी विद्यमान थी। दूसरा दरवाज़ा। वीर ने गहरी सांस ली। उसका शरीर अभी भी खून से तरबतर था, और क्योंकि उसने अभी अभी 9 सकार आइस मैरों को अवशोषित किया था, एक भयानक ठंडी ऊर्जा अभी भी उसके शरीर में बेतहाशा दौड़ रही थी। उसे इसे पूरी तरह से अवशोषित करने का पर्याप्त समय नहीं मिला था, और अब उसके सामने एक नया दरवाज़ा खुल चुका था। वीर जानता था कि उसे एक और भयंकर लड़ाई का सामना करना होगा। बिना किसी संदेह के इस तैरते प्राचीन महाद्वीप के सभी सुनहरे दरवाज़ों में से उसे हर उस दरवाजे के माध्यम से लड़ना होगा जो सिल्वर जैसा हो गया हो, और वह डर रहा था कि उसे आराम करने का कोई समय भी नहीं मिलेगा। यह एक कठिन और लंबी लड़ाई होगी, और हर दरवाजे के भीतर नियम अलग अलग थे। चाहे वह धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, धरती, थंडर या वायु के तत्वीय नियम हों, या फिर सकार और विकार के नियम, दिव्य आत्मा के नियम, फिजिकल ट्रेनिंग प्रणाली के नियम, होली बीस्ट, 9 सितारे, डिवाइन रून, हर संभव नियम यहाँ समाहित थे। ये पूरी तरह से व्यापक गेट्स ऑफ रूल्स थे। यहाँ के नियम केवल असुरा नियम नहीं थे, बल्कि 33 हेवंस के सभी नियम समाहित थे। इसी कारण से दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक जाने वाले इस दरवाजे को गेट ऑफ रूल्स कहा जाता था। यहाँ लड़ना केवल किसी परीक्षण प्रतिभागी की परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक दुर्लभ अवसर भी था। इन विभिन्न नियमों की लड़ाइयों को पार करके कोई भी अपनी कल्टीवेशन और समझ को मजबूत कर सकता था। यदि कोई अद्वितीय प्रतिभाशाली योद्धा यहाँ लड़े, तो हर लगातार लड़ाई के साथ वह और भी मजबूत बन जाएगा। इसके लिए आवश्यक था कि परीक्षण। प्रतिभागी के पास अद्भुत शक्ति, समृद्ध युद्ध अनुभव, अनंत सहनशीलता और नियमों की जबरदस्त समझ हो। इसके अलावा उसे असाधारण चेतना भी होनी चाहिए ताकि वह लड़ाई के दौरान घटित घटनाओं को लगातार समझ प्राप्त कर सके। सिर्फ इन सब के साथ ही कोई इस परीक्षा को पास कर सकता था। जब वीर यहाँ तक पहुंचा, वह धीरे धीरे इस परीक्षा में बढ़ती कठिनाई को महसूस कर सकता था। यदि वह इस बढ़ती कठिनाई के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाया, तो वह पहले या बाद में पराजित हो जाता। रूल्स की दुनिया वीर को आराम करने का कोई अवसर नहीं देती थी। एक नीली रोशनी सिल्वरी रंग के दरवाजे से फूटकर बाहर निकली, उसे अपने भीतर लपेट लिया और खींच लिया। दरवाजे के पार एक विशाल प्राचीन जंगल फैला हुआ था। यहाँ कोई भी साधारण पेड़ दर्जनों लोगों के कद के बराबर मोटा और हजारों फीट ऊंचा था। एक नीला फ्लड ड्रैगन उस 1000 फीट ऊंचे महान वृक्ष की शिखा के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी लालची आंखें वीर पर टिकी हुई थीं। वीर ने अपने मुंह के किनारों से खून पोंछा, उसकी आंखों में अद्भुत युद्ध भावना चमक रही थी। गर्जन। नीला फ्लड ड्रैगन गरजा और वीर की ओर दौड़ पड़ा। वीर के विचार केंद्रित हो गए। उसके सिर के ऊपर 9 आकाशीय सितारों की छवियां आकाश में ऊंची लटकी थीं। वीर की इनर वर्ल्ड में एक भव्य और विशाल हेवनली जस्टिस स्पिरिचुअलिटी पैलेस तैर रहा था। इस स्पिरिचुअलिटी पैलेस के मध्य अस्तित्व में मौजूद अनगिनत प्राणियों में समाहित हेवनली जस्टिस की शक्ति जागृत हो रही थी। यहाँ बिजली की कड़कती गड़गड़ाहट, जलती हुई हेवनली फायर और सकार ऊर्जा की भयानक आइस पावर तक उपस्थित थी। 1720 से ब्लैक असुरा का सामना। वीर जब अंतिम गेट की दुनिया में पहुंचा, तब वहां की बिजली की कड़कती गड़गड़ाहट, जलती हुई हेवनली फायर और सकार ऊर्जा की भयानक आइस पावर तक उपस्थित थी। वर्ल्ड एनर्जी, मेरे शरीर में समाहित हो। वीर ने गर्जना की। वीर के इनर वर्ल्ड में स्थित हेवनली जस्टिस स्पिरिचुअलिटी पैलेस अचानक उठकर आकाश और पृथ्वी में फैल गया, चमकती किरणें फेंकते हुए। कुछ समय के लिए इस पैलेस के माध्यम से और पृथ्वी की शक्ति वीर के शरीर में बहने लगी। हेवनली जस्टिस स्पिरिचुअलिटी पैलेस दुनिया की प्रवृत्ति से जुड़ सकता था और हेवनली ट्राइब्यूलेशन की शक्ति का संचालन कर सकता था। व्यक्ति के छोटे ब्रह्मांड यानी शरीर में यह असली, असीम ब्रह्मांड के साथ मेल खाता था और वास्तविक दुनिया के साथ संपर्क स्थापित करता था, जिससे एक फाइटिंग मास्टर संसार के साथ एकाकार हो जाता। जब ये स्पिरिचुअलिटी पैलेस चरम सीमा तक खुलता और अपनी पूरी शक्ति दिखाता, तो आकाश से खूनी वर्षा होती, धरती टूटती, स्पेस फटता और यहाँ तक कि देवता और भूत भी चिल्लाते। उस क्षण वीर ने अपनी शक्ति की चरम सीमा महसूस की। उच्चतम आकाश से सितारों की रोशनी वीर के इनर वर्ल्ड में समाहित हुई, भारी और विशाल संभावनाओं के साथ नीले फ्लड ड्रैगन की ओर बढ़ी, उसे दबाते हुए। हेवनली जस्टिस स्पिरिचुअलिटी पैलेस में समाहित अंतिम डेथ एनर्जी, हेवनली ट्राइब्यूलेशन का प्रतीक, नीले फ्लड ड्रैगन की लाइफ पावर वाले ऑरा में घुसकर जैसे अंतिम विष बन गई। रंबल रंबल रंबल। नीले फ्लड ड्रैगन का शरीर गंभीर स्थिति का सामना करते हुए धीमा हो गया। उसकी प्रचंड लाइफ पावर की ऊर्जा रोक दी गई और दबा दी गई। यह नीला फ्लड ड्रैगन एक चालाक मछली की तरह था, ऊपर कूद रहा था और आसपास घूम रहा था, अवसर खोज रहा था, इस ऊर्जा की धारा के खिलाफ तैरकर वीर पर हमला करना चाहता था।
लेकिन वीर अनगिनत लड़ाइयों से गुजर चुका था। क्या वह इस नीले फ्लड ड्रैगन को ऐसा करने का मौका देगा? लड़ाई में यदि वीर ने युद्ध के प्रवाह को पकड़ने और अपने शत्रु को हराने का तरीका ढूंढ लिया तो वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। एक जोरदार पुकार के साथ उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह घूमने लगी। उसके दोनों हाथ चमके, अनगिनत सीले बनाते हुए, जिनमें असुरा सेक्रेट स्पिरिचुअलिटी रूल्स का ऑरा था, सभी नीले फ्लड ड्रैगन की ओर बढ़े। मायारी डीमन कार्मिक व्हील। वल 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 वल। घनी और मोटी डेथ एनर्जी काले भंवर में बदल गई और नीले फ्लड ड्रैगन में क्रैश हो गई। नीला फ्लड ड्रैगन पहले ही हेवनली ट्राइब्यूलेशन की शक्ति को संभालने में असमर्थ था। इस स्थिति में उसे मायारी डीमन कार्मिक व्हील ने कुचल दिया। मायारी डीमन कार्मिक व्हील को दुष्ट भूतों और डैमन किंग्स की आत्माओं से परिष्कृत किया गया था। ये चरम सकार ऊर्जा और किलिंग एनर्जी का संग्रह था। यह नीले फ्लड ड्रैगन की वुड एट्रीब्यूट वाले लाइफ ऑरा को चरम सीमा तक दबाने वाली शक्ति थी। इसके अलावा मायारी डीमन कार्मिक व्हील का उद्गम असुरा सूत्र से हुआ था। ये वीर के सबसे शक्तिशाली हमलों में से एक था। तुरंत ही हेवनली जस्टिस स्पिरिचुअलिटी पैलेस और मायारी डीमन कार्मिक व्हील की संयुक्त आघात के नीचे नीला फ्लड ड्रैगन बार बार दर्द में गरजा। उसका चमकदार नीला शरीर मंद पड़ गया क्योंकि वह पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था। सीयू। वीर ने इस मौके का लाभ उठाया और एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटो स्टोन के साथ तेजी से आगे बढ़ा। साथ ही दो भले नीले फ्लड ड्रैगन में घुस गए। पफ। भाले की रोशनी विस्फोटित हुई। वीर के हमले से नीला फ्लड ड्रैगन लगभग आधा फट गया। उसका रक्त धरती पर वर्षा करने लगा। इस बारिश के बीच, जो पूरे विश्व को ढक रही थी, वीर ने एक चमकदार नीले फ्लड ड्रैगन के ड्रैगन कोर को खोज लिया। यह मुट्ठी के आकार का नीला फ्लड ड्रैगन कोर जीवित दिल की तरह बेतहाशा धड़क रहा था और तेज रोशनी उत्सर्जित कर रहा। बिना किसी हिचकिचाहट के वीर ने इस नीले फ्लड ड्रैगन कोर को निगल लिया। ये लड़ाई बहुत ही क्रूर थी। उसे किसी न किसी तरह खुद को इन लड़ाइयों के दौरान बनाए रखना था, अन्यथा अपनी सहनशक्ति होने के बावजूद वह लंबे समय तक टिक नहीं पाता। जैसे ही नीला फ्लड ड्रैगन कोर उसके पेट में गया, यह एक समृद्ध और शुद्ध वुड एट्रीब्यूट वाली मूल ऊर्जा में बदल गया, जिसने उसके शरीर में ऊर्जा को रिकवर कर दिया। यह नीला फ्लड ड्रैगन असली फ्लड ड्रैगन नहीं था, बल्कि एक वुड स्प्लिट रूट से प्रकट हुआ था। इसी प्रकार यह नीला फ्लड ड्रैगन कोर भी असली नहीं था, बल्कि वुड स्प्लिट रूट का केंद्रित एसेंस था। अब वुड स्प्लिट रूट का यह एसेंस कोर वीर द्वारा निगल लिया गया था। जैसे ही वीर इन क्रूर लड़ाइयों में संलग्न था, उसी समय मोहिनी मायाकान और सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन, जिन्होंने दोनों ने स्काई लेवल कठिनाई चुनी थी, भी भयंकर संघर्ष में लगे हुए थे। गेट ऑफ रूल्स में 33 ग्रेट स्पिरिचुअलिटी के हर रूल शामिल थे। हर रूल एक विरोधी के रूप में संकुचित हो गया था और परीक्षण पार करने के लिए प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी को हराना आवश्यक था। मोहिनी मायाकान वीर से छोटी थी, इसलिए उसकी कठिनाई थोड़ी कम थी। उसके सामने आने वाले विरोधी स्वाभाविक रूप से वीर के विरोधियों की तुलना में काफ़ी कमजोर थे। लेकिन सरियाना तारिन अलग थी। यद्यपि उसने कम कठिनाई चुनी थी, उसकी विशाल उम्र के कारण उसे जिन विरोधियों का सामना करना पड़ा वे वीर के विरोधियों से दर्जनों या सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली थे। सरियाना तारिन के परीक्षण में हर बार जब वह लड़ती तो स्पेस फटता और धरती भयानक भूकंपीय झटकों से कांप उठती। विभिन्न कठिनाइयों वाले गेट ऑफ रूल्स एक दूसरे से बेहद अलग थे। सबसे आसान कठिनाई केवल कुछ ही दिनों में समाप्त हो सकती थी, लेकिन कठिन कठिनाइयां दर्जनों दिनों तक चल सकती थीं। वीर पहले ही इस प्राचीन महाद्वीप के अनगिनत युद्धभूमियों पर असीम रक्तपात और संघर्षों का सामना कर चुका था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे पुराने हो चुके थे। उसके पूरे शरीर पर अनगिनत घाव थे। इन घावों में से कुछ इतने गहरे थे कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं, कुछ उसकी ऊर्जा नसों को काट चुके थे और कुछ ने उसके हाथ, कंधे और यहां तक कि जांघों को लगभग फाड़ दिया था। यदि उसने 9 स्टार ऑफ स्पिरिचुअलिटी पैलेस के स्तर की कल्टीवेशन नहीं की होती, तो ये गंभीर घाव ही वीर की समस्त फाइटिंग पावर को समाप्त कर देते। वह इस परीक्षण में अनगिनत बार मर चुका होता। फट। वीर ने हाथ में लंबे भाले को पकड़ा और बाहरी दिशा में झोंका। चारों ओर से बिजली की रोशनी उठी और हवा में आग की लपटें फैल गई। 200 फीट से अधिक ऊंचा एक विशालकाय दानव वीर के प्रहार से कुचला गया। खून फूट पड़ा। विशालकाय दानव का शरीर ज्यों का त्यों हिल रहा था। जब वह धरती पर गिरा तो जमीन में भूकंप सा आ गया। विशालकाय दानव के शरीर की सतह पर सबसे हल्की चमक भी न रखने वाली अंधेरी ऊर्जा झिलमिलाने लगी और अजीबोगरीब नियमों के प्रतीक बन गए। अगले क्षण में विशालकाय दानव की लाश गायब हो गई। 33 आध्यात्मों के रूप में पवित्र आध्यात्म अनंत और सर्वव्यापी था। इसके अनेकों रूप थे और इस विशालकाय दानव द्वारा उपयोग किए गए पवित्र आध्यात्म के नियम ऐसे थे जिन्हें वीर ने पहले कभी नहीं देखा था। वीर ने इस विशालकाय दानव को मार दिया था, लेकिन इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसके पीठ पर कंधों से जांघों तक 3 फीट लंबे गहरे घाव थे। उसकी पसलियां भी हवा में उजागर थीं। ये नुकसान उस कुल्हाड़ी के प्रहार से हुआ था जो वीर की पीठ पर उतारी गई थी।
इस विशालकाय जॉइंट की शक्ति 10 अरब कोल से अधिक थी और उसकी कुल्हाड़ी धरती को फाड़ सकती थी। भले ही वीर का शरीर होली बीस्ट के समान प्रबल था, ऐसे प्रत्यक्ष प्रहार भी उसे गंभीर घाव देने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी वीर ने अपनी अधिक इच्छाशक्ति का सहारा लिया और इस काले विशालकाय दानव को मार गिराने की कोशिश जारी रखी। उसके शरीर से लगातार ताज़ा खून बह रहा था। वीर ने अपनी स्पिरिचुअल कोर में ऊर्जा डाली। उसकी पीठ पर उसकी रक्तवाहिकाएं फूली और नसें तथा मांस ने रिकवरी शुरू कर दी। हालांकि जब वह पहली बार इस गेट ऑफ रूल्स में प्रवेश कर रहा था, तब की तुलना में उसकी रिकवरी की गति स्पष्ट रूप से धीमी थी। चाहे वीर की सहनशीलता कितनी भी महान हो, इतने सारे युद्धों के बाद वह अपनी सीमा के करीब पहुंच चुका था। इसके अलावा पिछली लड़ाइयों में वीर द्वारा मारे गए कई दुश्मन होली ट्रेजरों से बने थे। वीर ने बाद में अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए इन होली ट्रेजरों को निगल लिया, लेकिन हर लाभ के साथ कुछ हानियां भी जुड़ी थीं। यद्यपि वीर अपनी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा पुनः प्राप्त करने में सक्षम था, इतनी विशाल मात्रा में ऊर्जा वीर के शरीर में बनी रही क्योंकि वह इसे थोड़े समय में पूरी तरह से रिफाइन नहीं कर सका था। इससे उसके रक्त और लाइफ पावर में उथल पुथल मची और वह भयानक स्थिति में था। फिर भी अपनी सीमाओं पर नाचते हुए भी वीर भयंकर फाइटिंग पावर प्रदर्शित कर सका और सभी शक्तिशाली दुश्मनों को परास्त कर दिया जिनसे वह सामना कर रहा था। कई बार जब उसकी पीठ दीवार से लग गई, तब वह और भी बड़ी शक्ति के साथ फूटा और जितना अधिक वह लड़ता गया उतना ही मजबूत होता गया। ऐसे लोग जन्मजात योद्धा होते हैं। वीर इसका सबसे आदर्श उदाहरण था। लेकिन अब तक लड़ाइयां समाप्त नहीं हुई थीं और न ही कोई आराम था। प्राचीन महाद्वीप के शीर्ष पर स्थित सुनहरे गेट 33 सैक्रेड स्पिरिचुअलिटी को समेटे हुए थे और प्रत्येक विरोधी लगातार नए नए हमलों के तरीके पेश कर रहा था, जिनकी सभी क्षमताएं चमकदार और अद्भुत थीं। यद्यपि वीर ने प्रत्येक दुश्मन को मार गिराया जिसे उसने सामना किया, उसके हृदय में केवल बढ़ती हुई श्रद्धा ही महसूस हो रही थी। ऐसा गेट ऑफ रूल स्थापित करने का अर्थ था कि असुरा रोड मास्टर का 33 सैक्रेड स्पिरिचुअलिटी में किसी भी सैक्रेड स्पिरिचुअलिटी को समझने का अत्यंत गहन ज्ञान था। इससे वीर के मन में बिना कारण ही असुरा सूत्र की प्रस्तावना में छोड़े गए शब्द याद आ गए। 33 हेवन, अनंत पवित्र आध्यात्म। मेरा संकल्प है कि मैं पूरी फाइटिंग आर्ट की चोटी को प्राप्त करूं। मैंने 3 अरब 30 करोड़ वर्षों में 33 हेवनों को पार किया, 33 जीवन के साथ कल्टीवेशन की। एक जीवन एक एम्पीरियन, एक जीवन एक डिवाइनिटी। मैं जो खोज रहा हूं वह सैक्रेड स्पिरिचुअलिटी का सर्वोच्च सत्य है। निस्संदेह असुरा रोड मास्टर ने 33 सैक्रेड स्पिरिचुअलिटी की कल्टीवेशन और उन्हें एक साथ संश्लेषित किया। केवल तभी वह स्वतंत्र और 33 सैक्रेड स्पिरिचुअलिटी के बाहर मौजूद असुरा सैक्रेड स्पिरिचुअलिटी का निर्माण करने में सक्षम हुआ। इस सब को हासिल करने के लिए आवश्यक सीमा की कल्पना करना भी कठिन है। वह किस प्रकार का साहस था। वीर स्वयं केवल 100 कुछ साल का था। उस असुरा रोड मास्टर की तुलना में जिसने कम से कम 3 अरब 30 करोड़ वर्ष जीते थे, यह अंतर असाधारण था। रंबल रंबल रंबल। सुनहरे गेट का प्रवेश द्वार फिर से फीका पड़ गया। इसका अर्थ था इस संसार का अंत। वीर ने अपने घावों की परवाह किए बिना अपने आसपास के दृश्य को गायब होते देखा और प्राचीन महाद्वीप पर लौट आया। हालांकि इस बार वीर स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि उसके सामने अनगिनत सुनहरे गेटों में से लगभग सभी गायब हो चुके थे। अब वीर के सामने केवल एक गेट शेष था। यह महान गेट अन्य सुनहरे गेटों से कहीं अधिक भारी था। इस गेट की सतह प्राचीन उभारों से ढका हुआ था, जो किसी युद्ध देवता की तरह लग रहे थे। ये भूरी रोशनी वाला युद्ध देवता एक विशाल ड्रैगन की सवारी कर रहा था। उसका पूरा शरीर जंजीरों में लिपटा हुआ था। उसके हाथ में विशाल भाला था, जो अद्वितीय और असीम शक्ति वाला प्रतीत हो रहा था। फिर यह अंतिम सुनहरा गेट खुलना शुरू हुआ। सैक्रेड स्पिरिचुअलिटी का अनंत औरा प्रवेश द्वार से बाहर फूट पड़ा। उसी क्षण वीर के चारों ओर का दृश्य फिर से गायब हो गया और प्राचीन महाद्वीप फीका पड़ गया। वीर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह किसी विशाल और वीरान भूमि में पहुंच गया हो। इस शुष्क भूमि के अंत में एक काला राक्षस खड़ा था। उसके हाथ में वैसा ही विशाल भाला था, 2 गेट पर बने युद्ध देवता के पास था। उसने खूनी लाल कवच पहना था और उसका कवच भारी जंजीरों से लिपटा हुआ था। उसके गहरे लाल बाल हवा में बिखरे हुए थे और वह अपने नीचे एक विशाल काले ड्रैगन पर सवार था। ये छवि बिल्कुल उसी तरह की थी जिसे वीर ने गेट के उभार पर देखा था। बिना जाने क्यों वीर के मन में एक शब्द उभरा, असुरा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके सामने खड़ा ये काला युद्ध देवता तथाकथित असुरा था। क्या ये रूल्स की परीक्षा का अंतिम विरोधी था? वीर ने अपना लंबा भाला पकड़ा और सीधे खड़ा हो गया। कुछ समय के लिए उसने अतुलनीय भयावह दबाव महसूस किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह ब्लैक असुरा किसी एम्पीरियन से भी अधिक भयानक था। केवल उस विशाल वीरान भूमि के अंत में खड़े होने भर से उसका ऑरा ही वीर की सांसें रोक रहा था। ऐसे विरोधी के सामने उसे जीतने की क्या संभावना थी? जब वीर ने अपना भाला पकड़ा, उसकी पीठ पर पसीने की बूंदें गिरने लगीं। वह किसी चुनौती से डरता नहीं था, लेकिन अंततः उसकी
कल्टीवेशन सीमित थी और वह कोई अजेय प्राणी नहीं था। यदि वह किसी थोड़े अधिक शक्तिशाली विरोधी का सामना करता तो वह अपनी इच्छाशक्ति, कौशल और सहनशीलता का उपयोग करके जीत सकता था। लेकिन जब किसी पुनर्तः सर्वोच्च शक्तिशाली अस्तित्व का सामना करना पड़े, तब वीर वास्तव में असहाय हो गया। वह जानता था कि यदि उसने इस ब्लैक असुरा के विरुद्ध युद्ध किया तो वह केवल व्यर्थ का संघर्ष ही होगा। इसी समय ब्लैक असुरा हिला। वह उस विशाल काले ड्रैगन की पीठ से नीचे कूद पड़ा। गर्र। जैसे ही ब्लैक असुरा जमीन पर उतरा, उसके पीछे खड़े काले ड्रैगन ने धरती को हिला देने वाली गर्जना की। धरती कांप उठी और विशाल शिलाखंड फटकर बिखर गए। एक भयावह शॉकवेव वीर की ओर उमड़ी, जिससे उसके बाल पीछे की ओर उड़ गए। वीर ने अपने भले का सहारा लेकर स्वयं को संभाला और किसी तरह खड़ा रहा। फिर भी उसके शरीर के भीतर की ब्लड एनर्जी उथल पुथल मचाने लगी, मानो वह गंभीर रूप से घायल हो चुका हो। सिर्फ उस काले ड्रैगन की एक गर्जना में ही इतनी शक्ति थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जो किसी साधारण होली बीस्ट की छाया कर सकती। संभव है कि इस वीरान भूमि के अंत में खड़ा ये काला ड्रैगन वास्तव में एक सच्चा होली बीस्ट हो। होली बीस्ट। वीर की आंखें गंभीर हो गईं। इटर्नल डीमन हेल के 1000 मील के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते समय उसने जो काले ड्रैगन की गर्जना सुनी थी, उसकी तुलना में ये गर्जना उससे कहीं अधिक भयावह और शक्तिशाली थी। वीर ने अपना भला उठाया